बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इस्तगासा दायर किया है उसने हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर दी हैं। देखिए, होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन FIR के लिए जाती या पहले हफ्ते के अंदर ये इस्तगासा दायर करती और ये सारी चीज़ें इकट्ठी करने की कोशिश करती। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो बाहर मौजूद क़यादत है उनकी तवज्जो बढ़ गई दो तीन चीज़ों के ऊपर। एक तो वो डाटा कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। मेरी उन लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जी इमरान साहब, हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हमें सही डाटा तक पहुंचना था और अब हमारे पास वो डाटा है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। नंबर दो, मुझे जाती तौर पे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यह समझ लिया था कि अब हुकूमत जो है वो बहुत दबाव में है और वो हमारे मुतालबात तस्लीम करेगी और कम से कम इमरान खान साहब बाहर आकर अपनी रेगुलर सियासत कर सकेंगे। अब ये इम्कान भी मौजूद था, लेकिन फिर वो नहीं हुआ। हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अदालत में डेवलपमेंट क्या हुई इस केस के पहले दिन पर, यह जनाब सबसे इंपॉर्टेंट है और वो मैं आपको बता देता हूं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर के एहतजाज के तनाजुर में वजीर आजम शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ कार्रवाई के लिए दायर दरखास्त को इब्तदाई समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। यह इस्लामाबाद के डी चौक में PTI के एहतजाज के दौरान जो जामबक हुए थे और लापता हुए थे कारकुनान, उनके मामले पर सेशन जज आजम खान ने 23 दिसंबर को इस्तगासा इब्तदाई बहस के लिए मुकर्रर किया है। यानी इब्तदाई बहस होगी 23 दिसंबर को। मैं पहले खबर आपको पढ़ के सुनाऊं, फिर मैं आपको बताता हूं कि आज हुआ क्या है। अच्छा, इसमें वफाकी दारुल हुकूमत की मकामी अदालत ने आइंदा समाअत पर शिकायत कुरिंदा को हाजिर होने का हुक्म दिया। गुज़िश्ता रोज PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इस्तगासा दायर किया था और इसमें शहबाज शरीफ है, मोहसिन नकवी है, वजीर इत्तलात है, वजीर दिफा है ख्वाजा आसिफ, और IG है और DIG है, और इसके बाद जो है वो SP और दीगर लोग SSP वगैरह सारे इसके अंदर शामिल हैं। इनको फरीक बनाया गया है। उन्होंने कहा जी हमारे 12 कारकुन शहीद हुए और 38 कारकुन जख्मी हुए, उनकी लिस्ट उन्होंने दे दी। 139 कारकुन लापता, उनकी इब्तदाई लिस्ट जमा करवा दी गई और यह कहा गया कि जितने भी फरीकैन हैं इनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करके इनको बुलाया जाए और कानून के मुताबिक सजा दी जाए। देखिए, बज़ाहिर हुकूमत को यह लगेगा कि कोई फर्क नहीं पैदा, एक इस्तगासा ही है ना, लेकिन यह उस कानूनी कार्रवाई का आगाज है जो इनके गले का फंदा बन जाएगी, इनके लिए मुसीबत बन जाएगी। ये आने वाले वक्त में रोएंगे। क्योंकि देखिए, तारुल कादरी साहब की जमात का एक प्रॉब्लम यह था कि वो पार्लियामेंट में नहीं थी, वो पावर में नहीं थे, वो कभी भी किसी हुकूमत में रहे नहीं थे। दूसरा उनका प्रॉब्लम यह था कि वो इतनी बड़ी जमात जो पूरे मुल्क में हो वो उस तरह नहीं था। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी जमात है, इसकी एक सूबे में हुकूमत है। अगर मैंडेट ना छीना जाता तो 3 सूबों में और वफाक में भी इनकी हुकूमत होनी थी। ये इतनी तगड़ी जमात है। अब ऐसी जमात जब इस किस्म का एक केस लेकर आई है तो इसके असरात तो होंगे। आने वाले दिनों में कौन सी चीजें सामने आएंगी उस पर बात करने से पहले आज क्या हुआ उस पर बात कर लेते हैं। सुबह सबसे पहले इस केस को सुनने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, वो सबसे पहले पहुंचे थे। उनके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत नहीं पहुंची। बाद में पता चला कि बैरिस्टर गौहर आए समाअत में क्योंकि वो इसमें दरखास्त गुजार हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग MNAs, सेनेटर्स, MPAs, रहनुमा वो अदालत में नहीं पहुंचे। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें एक तरह से अदम दिलचस्पी दिखाई है। मैं आपको पढ़ के पहले भी सुना रहा था और आपको बता रहा था कि ये बाकायदा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है शेख वकास अकरम साहब, उन्होंने अनाउंस किया था। उन्होंने बताया था कि इस अदालत के अंदर यह केस लग गया। तो होना तो यह चाहिए था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारी की सारी वहां मौजूद होती और क़यादत वहां पे मौजूद होती तो अदलिया को हौसला भी मिलता है। देखिए, हमें पाकिस्तान में यह बात माननी पड़ेगी कि नॉर्मली जजेस के ऊपर बहुत प्रेशर होता है और ऐसे केसेस में जहां पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त सफारतकार बेचारे जोर लगा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत दबाव है, PTI के ऊपर जो केस कर रही है उसके ऊपर बहुत दबाव है, जितने लोग सहाफ़ी इसकी खबर देते हैं उनके ऊपर बहुत दबाव है। दर्जनों सहाफ़ियों को मुकदमात के अंदर इन्वॉल्व कर दिया गया है, सहाफ़ियों को उठा के गायब भी किया गया, जबरी तौर पर लापता भी किया गया। और इसी एक मामले के अंदर इमरान खान साहब के साथ भी सख्ती की जा रही है, उनकी फैमिली के साथ भी की जा रही है। इवन जो लोग शहीद हो गए या जो लोग जख्मी हुए या जो लोग लापता हैं उनके खानदानों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। जब इन सारी चीजों को आप इकट्ठा करके देखते हैं तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि अदालत पे कितना दबाव होगा। अब अदालत को दबाव से निकालने का जो बेहतर तरीका होता है कि उसको सपोर्ट किया जाए, बैकअप मिले। वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को जो कौमी असेंबली में और सेनेट में तो बाकायदगी से जाते हैं, उन्हें चाहिए था कि वो अदालत के अंदर पहुंचते, लेकिन अवाम के लिए वो वहां पे खड़े नहीं हुए। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये 23 तारीख कभी ना पड़ती। 14 तारीख से 23 तारीख तक 9 दिन की डेट पड़ गई है। ये 2 दिन की डेट पड़नी चाहिए थी। मंडे वाले दिन केस लगना चाहिए था। ये बहुत अहम केस है, कत्लेआम हुआ है और बहुत सीरियस मामला है, पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो रहा है। ये कैसे हो सकता है कि अदालत 9 दिन की तारीख दे दे एक इतने अहम तरीन केस के अंदर? तो वजह यह है कि मुझे लगता है कि अदालत पे बहुत दबाव है और अगर आपने दबाव को हटाना है, अदालत को सपोर्ट देनी है, तो सपोर्ट तो आवाम के जरिए से आ सकती है और वो सपोर्ट ऐसी आएगी कि जो अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं वो बड़ी तादाद में जाकर उस अदालत के अंदर खड़े हो जाए। तमाम MNAs को जाना चाहिए, कम से कम PTI के 50 MNAs तो जाएं। कोई सारे सेनेटर नहीं जाते तो 15-20 सेनेटर्स तो जाएं।
वहां पे 100 एक आदमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंपॉर्टेंट है वो वहां पर जाकर खड़ा हो और खड़ा होकर अपने गरीब कारकुनों का मुकदमा लड़े। गरीब कारकुन आपके लिए जान दे सकते हैं, तो क्या आप उनके लिए चंद घंटे नहीं निकाल सकते अपनी जिंदगी में से? एक समाज जो है वो 15-20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे की होती है, ज्यादा ज्यादा 1 या 2 घंटे की हो जाएगी जब दलाइल चल रहे होंगे। तो आप अपनी जिंदगी में से चंद घंटे नहीं निकाल सकते अपने कारकुनों के लिए? तो तहरीक इंसाफ को बाकायदा एक उसका तरीकाकार बनाना चाहिए, चाहे सारे एक दफा ना है, 3 हिस्से बना लें कि एक हिस्सा एक पेशी पे जाएगा, दूसरा हिस्सा एमएनएस और सेनेटर्स का एमपीएस का दूसरी पेशी पे जाएगा, तीसरा हिस्सा तीसरी पेशी पे जाएगा। तो इस वक्त तो पीटीआई के पास बहुत बड़ी तादाद में, खैबर पख्तूनख्वा में 100 के करीब एमपीएस हैं, पंजाब में इससे ज्यादा है, एमएनएस जो है वो भी लगभग 100 के करीब है, सेनेटर भी 25 के करीब है। अभी 25 तो नहीं क्योंकि उनका कुछ एक इलेक्शन होना बाकी है, तो 20 के करीब तो है। तो ये सारे लोग आ सकते हैं और वहां पर आकर खड़े हो सकते हैं और जो शोहदा हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए आवाज उठा सकते हैं। देखें, यही गरीब आदमी है ना, यही वर्कर है जो किसी पार्टी का सरमाया होता है। जब ये आपके लिए आवाज उठा सकते हैं, अपनी जान दे सकते हैं, गोलियां खा सकते हैं, तो आपको भी निकलकर इनके लिए चंद घंटे निकालकर अदालत में जाकर खड़े होना चाहिए। इसके अंदर किसी किस्म की सुस्ती नहीं होनी चाहिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इसका जो इस्तगासा है, इसकी हिकमत अमली हुकूमत को चंद चीजों में बहुत मुश्किल में डाल देगी। नंबर 1, फुटेज अगर गायब करने की हुकूमत ने कोशिश की तो यह हुकूमत के खिलाफ जाएगा। 2 चीजें ना, हुकूमत अगर फुटेज देती है 28 तारीख की रात 11 बजे तक, 24 से लेकर, तो फिर बहुत सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके अंदर हुकूमत फंस जाएगी, किसने गोली चलाई, कैसे गोली चलाई, एम्बुलेंस कहां से आई, कैसे बंदे उठाए, लेकर किन अस्पतालों में गए, अस्पतालों में कितनी एम्बुलेंसें दाखिल हुई, अस्पतालों में कितने जख्मियों को उठा उठाकर लाया गया, जख्मियों की हालत क्या थी, डॉक्टर इलाज कर रहे थे, इमरजेंसी की सिचुएशन क्या थी, ये सारा कुछ आपको सीसीटीवी फुटेज के अंदर मिल जाएगा। अगर सीसीटीवी फुटेज पूरे शहर की गायब कर दी जाए, यानी अस्पतालों की भी, अस्पतालों के आसपास की भी, डी चौक की भी, डी चौक से मुल्का इलाकों की भी, कश्मीर हाईवे की भी, अगर तमाम इलाकों की सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी जाए, तो ये एक मेलाफाइड काम होगा, ये एक बदयांती होगी, ये नाअहली नहीं है, ये एक मुजरिमाना काम है। और इसके ऊपर आलमी सतह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ तस्लीम किया जाएगा कि हुकूमत ने उस जबर की तमाम फुटेज मिटा दी। हुकूमत दोनों तरफ फंस गई है। दूसरा जो है, अस्पतालों का रिकॉर्ड मांगा है। अगर अस्पतालों का रिकॉर्ड हुकूमत नहीं देती तो यह भी एक बड़ा सीरियस मसला है, क्योंकि आलमी मीडिया में रिपोर्ट हो चुका है कि जनाब यहां पे बहुत बड़ी तादाद में जख्मी लाए गए, हमने कभी ऐसे हालात नहीं देखे। ये उन्होंने खुद कहा है, अपने मुंह से कहा है डॉक्टर्स ने, और वो रिपोर्ट हुआ आलमी मीडिया के ऊपर। द गार्डियन में रिपोर्ट हो गया, बीबीसी पे रिपोर्ट हो गया, इंडिपेंडेंट उर्दू पे रिपोर्ट हो गया, और बहुत सारी जगहों पर रिपोर्ट हो गया। तो तीसरी चीज यह है कि लापता अफराद की फहरिस्त और लाशें और जख्मी, यह हुकूमत के लिए मसला बन जाएगा, यह हुकूमत के लिए बड़ा सीरियस मसला बन जाएगा। और इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि एक एक फैमिली को खरीदने और डराने के लिए करोड़ों और अरबों रुपया हुकूमत खर्च करने को तैयार है। यह सिस्टम एक तरमीम के लिए जहां पे अरबों रुपया खर्च कर सकता है, एक तरमीम ही है ना, एक तरमीम है जिसके नतीजे में कुछ अपनी मर्जी की अदालत बन जाएगी, कुछ एक्सटेंशन हो जाएंगी, कुछ अपनी मर्जी के काम हो जाएंगे, कोई अपनी नौकरियां महफूज हो जाएंगी, यही है ना। तो एक तरमीम के लिए जब यह हुकूमत अरबों रुपया खर्च कर सकती है, तो अपनी जान फंदे से बचाने के लिए यह कितना पैसा खर्च सकती है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और है, कम से कम जो मकामी एमएनएज और एमपीएस हैं और ओहदेदार हैं या ज़लील सुदूर है, वो उन तमाम फैमिलीज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और उनके साथ लगातार राब्ते में रहें जिन्हें खरीदने की या डराने धमकाने की कोशिश की जा सकती है। ये हालात हमेशा एक जैसे नहीं होंगे और कत्ल कभी भी छुपता नहीं है। मैंने पहले भी 2 मरतबा आपको शेर सुनाया कि कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है, तो ये लहू बोलेगा आज नहीं तो कल। और उलमा इकराम बड़ा क्लियरली ये कह रहे हैं कि जो शख्स कत्ल करता है और एक बेगुनाह को कत्ल करता है, उसकी तो बचत ही नहीं है, और जो उस कत्ल का हुक्म देता है या वो कत्ल करवाने के लिए प्लान करके किसी को हुक्म देकर भेजता है, उसकी सजा तो उससे भी बड़ी उलमा इकराम बताते हैं। तो यहां पे बचत नहीं है, ना यहां बचत है ना वहां बचत है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब कम से कम सही रास्ता इख्तियार किया, क्योंकि उन्हें आइडिया हो गया कि ये हुकूमत संजीदा नहीं है, हमारे साथ ज्यादती कर रही है। दूसरी चीज यह है कि यौम शोहदा कल मनाया जा रहा है, कल दुआया तकरीबात होंगी, और जो बाग नारान है पेशावर में, वहां पर यह प्रोग्राम होगा। वहां से आज कुछ मनाज़िर मेरे पास आए, वहां शोहदा की तस्वीरें लगाई गई हैं, जो 12 शोहदा हैं। हो सकता है कल कुछ जख्मी भी वहां पे लाए जाएं और वो भी बातचीत करें जिनकी हालत बेहतर है, और जिन लोगों के घर वाले लापता हैं वो भी वहां पे आएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रही है। उसके लिए तकरीबन सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम लोग हैं, उन्होंने पैगामात पाकिस्तान के अंदर से और पाकिस्तान के बाहर से जारी कर दिए हैं। यह प्रोग्राम सिर्फ पेशावर में नहीं होने जा रहा, यह पूरे पाकिस्तान में होगा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होगा, दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में होगा, और हर जगह पर आवाज उठाई जाएगी कि गोली क्यों चलाई। यह सवाल हुकूमत के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के लिए इस वक्त दर्द-ए-सर बना हुआ है कि गोली क्यों चलाई। अब जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बड़ी परेशान कुन है हुकूमत के लिए और इदारों के लिए। यानी ऐसा लगता था इन्हें कि गोली चलाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है वो मायूस हो जाएंगे और इमरान खान साहब का साथ छोड़ देंगे, या लोग डर जाएंगे, खौफजदा हो जाएंगे और मायूसी की वजह से फिर पीटीआई के साथ खड़े नहीं होंगे। तो अब तक जो रिपोर्टें पहुंचाई गई हैं हुकाम बाला को
जो बड़े लोग हैं उनको जो रिपोर्टें अब तक पहुंचाई गई हैं वो बड़ी हैरान कुन है। रिपोर्ट यह है कि एक बार फिर जो ग्राउंड से रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक लोग बहुत बड़ी तादाद में निकलने की तैयारी कर रहे हैं और बहुत मुमकिन है कि पहले से ज्यादा लोग इमरान खान साहब के कॉज के साथ जुड़ जाएं। और जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये प्रोग्राम कर रही है उस पूरे एरिया के भरने का और पूरे मुल्क के अंदर इस मामले में लोगों के निकलने के इम्कानात हैं। ये रिपोर्ट जनाब जमा करवाई गई है और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि गुज़िश्ता इवेंट की नाकामी का, क्योंकि वो तो इसको नाकामी कहते हैं ना, तो उसमें एक जुमला यह है कि गुज़िश्ता इवेंट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इवेंट था उसकी नाकामी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लोगों के अंदर जो मकबूलियत है या लोगों के अंदर जो उनका नैरेटिव है उसको कुछ खास डैमेज नहीं हुआ, बल्कि बाज़ जगहों पे स्पेशली ओवरसीज में और खैबर पख्तूनख्वा में लोगों के गुस्से में इजाफा हुआ है। ये जनाब रिपोर्ट है, ये मैंने आपके सामने रख दी। अब देखते हैं कि ग्राउंड पे कल होता क्या है और ये रिपोर्ट कितनी दुरुस्त साबित होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इस तकरीब में आएंगे और जोरदार तरीके से अपने शोहदा के साथ खड़े होंगे। लेकिन पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के लिए बहुत सारे मसाइल पैदा हो चुके हैं। सबसे बड़ा मसला तो ये हुकूमत है जो बनाई है, ये हुकूमत डिलीवर कर नहीं पा रही। ना ये किसी से मुज़ाकरात कर सकते हैं, ना ये दहशतगर्दी के मामले के ऊपर कोई बात कर सकते हैं, ना ये किसी चीज के ऊपर कोई पॉलिसी दे सकते हैं, ना इनकी इतनी क्रेडिबिलिटी है कि ये दुनिया से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आए, ना ये मईशत ठीक कर पा रहे हैं, ना ये पाकिस्तान के अंदर एतमाद ला पा रहे हैं कि लोग टैक्सेस दें और पाकिस्तान के अंदर पैसा जमा हो जाए। तो कोई चीज भी ये लोग लॉ एंड ऑर्डर से लेकर मईशत तक हर चीज इन्होंने तबाह की है। तो पहला बड़ा मसला तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए यह है कि जिनको लाया गया उन्होंने अपना टोटल फेलियर साबित कर दिया। अब दूसरा जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो ये है कि पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में जितनी आवाजें हुआ करती थी एंटी एस्टेब्लिशमेंट या जितनी आवाजें हुआ करती थी जिनको रियासत से शिकायतें थी, वो आवाजें गुज़िश्ता चंद सालों में बहुत ज्यादा ताकतवर होती चली जा रही हैं। मिसाल के तौर पे कबायली इलाकों में या पश्तून बेल्ट जितनी भी है पाकिस्तान में, वहां पे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है पीटीएम, उसकी मकबूलियत में बहुत इजाफा हुआ है और तेजी से उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। उसकी वजह यह है कि उनके मुतालबात वो लोगों के जाके दिल को लगते हैं और जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, जो मनाजिर चल रहे हैं सोशल मीडिया पे और जो सपोर्ट अब मिल रही है, उसकी वजह से उनका नैरेटिव ज्यादा तेजी से अवाम में ना सिर्फ मकबूल हो रहा है बल्कि उनकी ताकत बढ़ रही है। पूरे बलूचिस्तान के इलाकों में मारंग बलोच एक मुजामत के इस्तारे के तौर पे सामने आई, यानी एक ऐसा सिंबल बन चुकी हैं जिसे लोग मुजामत और रेजिलियंस का एक सिंबल समझते हैं। और रियासती पॉलिसियों से जितने लोग नाराज हैं वो इकट्ठे और मुत्तहिद हो रहे हैं बलूचिस्तान में और वो साथ खड़े हो रहे हैं जाके मारंग बलोच और उनकी तहरीक के साथ। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के हालात भी आप अच्छी तरह जानते हैं। कश्मीर में जो कुछ हुआ वो आपके सामने, रियासत को बदतरीन शिकस्त दी है कश्मीर के अवाम ने। रियासत को बार बार कश्मीरियों के सामने घुटने टेकने पड़े। जो भी कानून वो लेकर आए कश्मीरियों ने उनको रद्द किया है, बल्कि अब कश्मीरी वार्निंग दे रहे हैं कि फलां चीज यहां होनी चाहिए और फलां चीज नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने चीजें अपने कंट्रोल में ली हैं और हर किस्म की गुलामी से इनकार कर दिया है। तो कश्मीर के अंदर तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि रियासती जबर को इतनी बदतरीन शिकस्त होगी, लेकिन वहां पे हुई है। बाकी पंजाब और सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से लोग निजाम से सख्त नाराज हैं। यहां पे मिडिल क्लास ज्यादातर होती है और मिडिल क्लास अपने आप को चीजों से इररेलेवेंट रखती थी, लेकिन इमरान खान साहब ने उनको अपनी सियासत में रेलिवेंट कर दिया। अब जब से वो रेलिवेंट हुए हैं तो उनके भी शिकवे और शिकायतें हैं और वो कभी बाइकआउट करते हैं, कभी वो अपना एक बयानिया बनाते हैं। और ये मिडिल क्लास ही है जिनके लोग उठाए जाते हैं, गायब किए जाते हैं, टॉर्चर किए जाते हैं, इन पे पर्चे दिए जाते हैं, इनकी जिंदगियां तबाह की जा रही हैं। पाकिस्तान में जो निजाम है वो ये समझता है कि इनको कुचल के वो इनकी सोच को बदल सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा इंपैक्ट हो रहा है। अगर आप अप्रैल 2022 से लेकर आज का मवाजना करें तो चीजें बहुत मुख्तलिफ हैं। अप्रैल 2022 में लोगों को कुछ शिकवे शुबहात थे, बाद में उनके शिकवे बढ़ते गए और अब लोगों में बड़ी क्लैरिटी है और लोग साफ बात करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनकी वजह से पाकिस्तान को और हमें नुकसान पहुंच रहा है। तो लोगों की सोच बहुत तब्दील हुई है। अगर इसी पॉलिसी के साथ चलेंगे और इसी तरह डंडा चलेगा पाकिस्तान में तो लोगों की सोच में मजीद पुख्तगी आती चली जाएगी और फिर कुछ अरसे के बाद या चंद साल के बाद हमारे पास वापसी का रास्ता भी शायद नहीं रहेगा। नाज़रीन, एक स्टेटमेंट जो है वो एमक्यूएम ने दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। मैं वो पूरा भी पढ़ के सुना सकता हूं, लेकिन इतना खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का स्टेटमेंट है बड़ा मजेदार। मैं आपको बता देता हूं एक्चुअली उन्होंने कहा क्या। एक जुमला ही उनका सारी बात बता देता है। वो ये कह रहे हैं, न जाने हम कब नाराज होकर हुकूमत छोड़ दें। नहीं, आपकी औकात नहीं है। आपको एक बावर्दी आदमी का फोन आएगा और वो आपको बताएगा कि अब हुकूमत छोड़ दो, फिर आप हुकूमत छोड़ देंगे, जिन्होंने आपको सीटें दिलवाई हैं। एक बावर्दी आदमी कोई भी आपको फोन करेगा और आप अच्छे बच्चों की तरह सीटें छोड़ देंगे, और जब तक आपको फोन नहीं आएगा आप सीटों के साथ चिमटे रहेंगे। और ये सिर्फ बयानबाजी और कुछ नहीं है। एमक्यूएम की औकात इतनी सी रह गई है और पाकिस्तान का, कराची का, हैदराबाद का एक एक बच्चा ये बात जानता है कि आज एमक्यूएम के पास एक भी सीट जीतने की सलाहियत मौजूद नहीं है। अगर होती तो आप ऐसे जूते पॉलिश ना कर रहे होते, या इतनी सारी जमातें जो जूते पॉलिश करने वाली हैं उनको इकट्ठी करके आप एक जमात ना बना रहे होते। नाज़रीन, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हुकूमत को फेस करनी पड़ रही है, स्पेशली सिंध में तो ये नहीं हो रहा। सिंध में अच्छा कंट्रोल है जरदारी साहब का और बिलावल का और उनकी हुकूमत का ब्यूरोक्रेसी के साथ, क्योंकि सिंध की ब्यूरोक्रेसी आप सब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, वो बिल्कुल
इकट्ठे हैं, यकजान है हुकूमत के साथ, तो वहां उनका काम ठीक चल रहा है। लेकिन अगर आप पंजाब में आ जाएं या वफाक में आ जाएं या इवन आप आ जाएं खैबर पख्तूनख्वा में, तो इन जगहों के ऊपर, या बलूचिस्तान में भी आप चले जाएं, पाकिस्तान के 3 बड़े सूबों में, या आप कश्मीर को भी शामिल कर दें इसके अंदर, बल्तिस्तान को भी, गिलगित बल्तिस्तान को भी आप शामिल कर दें, यहां पे किसी भी सियासतदान से ब्यूरोक्रेट ऑर्डर्स नहीं ले रहे। ये बात अपने मुंह से वो नहीं करेंगे, लेकिन अली अमीन गंडापुर के साथ भी यही हो रहा है, पंजाब में मरियम नवाज के साथ यही हो रहा है, फेडरल गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट के साथ भी यही हो रहा है। और बार बार ये लोग शिकायत कर रहे हैं, खासतौर पे पीएमएलएन के लोग शिकायत कर रहे हैं, हमारी हुकूमत है, हमारी बात ही कोई ब्यूरोक्रेट नहीं सुनता। हत्ता के चंद ब्यूरोक्रेट्स ने कहा जी हम एस्टेब्लिशमेंट की बात सुनते हैं, या उनकी सुन लें या आपकी सुन लें। ब्यूरोक्रेसी को इस बात का पता चल गया कि मुल्क में असल हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की है, ये सिर्फ यहां पे बिला वजह लाकर बिठाए गए हैं, और ब्यूरोक्रेसी ने ही इनको जाली फॉर्म 47 देकर इन सीटों पर बिठाया। तो क्योंकि अवामी ताकत नहीं है पीछे, अवामी सपोर्ट नहीं है पीछे, तो इन हुकूमतों की औकात ही कोई नहीं है। जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसका मसला उल्टा है, वहां पे तो दुश्मनी चल रही है ना, वो तो एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी के बंदे वहां लगाए हुए हैं और वो वहीं से ऑर्डर आते हैं, वो उनको फॉलो करते हैं, वहां तो ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं हो सकती। दूसरी तरफ जो पीएमएलएन है उनकी शिकायतें सामने आ रही हैं, और वो सीरियस शिकायतें, वो कह रही है हमारी बात ही कोई नहीं सुनता। हम ब्यूरोक्रेट्स को कहते हैं ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। और ये इशू अब रिपोर्ट होना शुरू हो गया थोड़े दिनों में, आपको खुद पीएमएलएन के लोग ये कहते हुए, और ये आप सुनेंगे बार बार हर जगह पे कि जनाब हमारी तो बात ही कोई नहीं सुन रहा। ऐसी हुकूमत को तो छोड़ देना चाहिए। नाज़रीन, हमारे दोस्त जो है हरमीत सिंह साहब, उनके ऊपर मुकदमा किया गया था, उनको जमानत मिल गई है, और हरमीत सिंह साहब के साथ बहुत ज्यादती हुई है। आलमी सतह पर भी ये खबर रिपोर्ट हुई है। पाकिस्तान के अंदर सहाफियों में बहुत गम गुस्सा है कि हमारी अकलियतों की एक नुमाइंदगी है हमारे मीडिया के अंदर, और उनके साथ ऐसी ज्यादती की गई है सिर्फ इसलिए कि वो सच बोल रहे हैं या अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो दे रहे हैं जो उन्होंने उस रात को वहां पे होता हुआ देखा। यानी सच बोलने की पाकिस्तान में इतनी कड़ी सजा दी जा रही है। बाकी सहाफियों के साथ साथ हरमीत सिंह को भी निशाना बनाया गया। तो हरमीत सिंह साहब जो है उनको बेल मिल गई है, और पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान में सच बोलने वाले उनके साथ खड़े हैं। तो हौसला नहीं हारना, हिम्मत आपने इकट्ठी रखनी है, और इंशाल्लाह ये वक्त गुजर जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।